दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई। जाने दो मुझे। तो सीधे सीधे नहीं मानेंगे। अपने कोख से जन्मे इस बच्चे की लाश का मैं क्या करूं स्वामी जी, क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? दोस्तों, हाल ही में हुए कोलकाता में लेडीज डॉक्टर वाले केस ने दिल दहला दिया है और आए दिन इस तरह की घटनाएं देश में बढ़ती ही जा रही हैं। जहां सड़कों पर लड़कियों का चलना तो चलो दूर की बात है, अब तो ऐसा लगता है कि काम करने वाली जगह पर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस तरह की थीम पर कई फिल्में बॉलीवुड ने भी समय समय पर बनाई हैं और समाज के सामने रखी हैं। मात्र चंद मिनटों में ही किसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ये हमें कई फिल्मों में देखने के लिए मिला है। कुछ इसी थीम पर एक फिल्म आई थी साल 1996 में प्रेम ग्रंथ के नाम से। हालांकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना हो, लेकिन इसका ये गाना आपने जरूर सुना होगा। जंगल में शेर, बागों में मोर, शहरों में चोर, हाय रामा। दोस्तों, ये गाना है साल 1996 में आई फिल्म प्रेम ग्रंथ का। मेरे गांव में एक भैया थे, वो अक्सर इस गाने को काफी तेज आवाज में बजाया करते थे और उस समय हम लोग काफी छोटे थे और इस गाने को काफी एंजॉय करते थे। एक्चुअली हमारे गांव के पीछे एक मैदानी एरिया था और थोड़ी दूर पर एक पहाड़ भी था, तो अक्सर बरसात के दिनों में और ठंडियों के टाइम पर वहां पर कुछ मोर भी हमें देखने के लिए मिलती थी। और बचपन में पहाड़ के पास में मोर को देखकर और इस गाने को सुनने के बाद हम बहुत ज्यादा खुश होते थे। हालांकि उस समय इस गाने को तो मैंने काफी पहले ही सुना था, लेकिन ये फिल्म मैंने काफी बाद में देखी थी। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब के RK फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी थी। लेकिन आखिर क्यों इसको बनने में 13 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था? क्यों इसमें पहले संजय दत्त काम करने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी? किस बात की वजह से ऋषि कपूर अपने आप को फिल्म के फ्लॉप होने का जिम्मेदार मानते रहे? तो फिल्म प्रेम ग्रंथ से जुड़ी ऐसी तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में काफी डिटेल से बात करेंगे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1996 की गर्मियों में 31 मई को और इसका डायरेक्शन किया था राज कपूर साहब के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर ने, जिनको आपने साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में लीड एक्टर के तौर पर देखा होगा। और ये फिल्म उस समय सुपर डुपर हिट रही थी। हालांकि राजीव कपूर इसके अलावा भी हमें आसमान, मेरा साथी, जबरदस्त और जिम्मेदार जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन उनकी ये फिल्में नहीं चल पाई थीं। और फिल्म प्रेम ग्रंथ राजीव कपूर के करियर की बतौर डायरेक्टर एकमात्र फिल्म है। कहानी लिखी थी जिनेंद्र जैन ने और इसमें हमें नजर आए थे शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, ओम पुरी, प्रेम चोपड़ा, रीमा लागू, हिमानी शिवपुरी और गोविंद नामदेव। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी ने और टोटल 6 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम हिट रहा था और इसके कुछ गाने उस समय लोगों ने काफी पसंद किए थे। फिल्म के ये गाने थे जंगल में शेर, बागों में मोर, दिल देने की रोताई, इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ, बाजूबंद, मैं कमजोर औरत और तेरी कसम मैं हूँ। इन सारे ही गानों में से फिल्म के 2 गाने दिल देने की रोताई और जंगल में शेर उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे और खासकर से अगर देखा जाए तो इन्हीं दोनों गानों की वजह से उस समय इसकी ऑडियो कैसेट्स भी काफी सेल हुई थी। यहाँ तक कि फिल्म का गाना जंगल में शेर, बागों में मोर आगे चलकर डीजे पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इन गानों में आवाजें थीं अलका याग्निक, विनोद राठौड़, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 6 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 7 करोड़ 74 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 13 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। और उस समय फिल्म प्रेम ग्रंथ बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म रही थी। उस समय ये फिल्म राज कपूर साहब के बैनर तले बन रही थी, इस वजह से लोग इसका काफी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जनरली RK फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्में बहुत अलग तरह से बनाई जाती थीं और काफी ग्रैंड होती थीं। फिर चाहे बॉबी हो, राम तेरी गंगा मैली हो या फिर हेना हो। तो ऐसे ही फिल्म प्रेम ग्रंथ को लेकर भी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। एक्चुअली उस समय इसके ना चलने के पीछे एक रीजन ये भी था कि फिल्म की जो थीम है वो काफी पुराने टाइप की लग रही थी, लेकिन उस समय तक ऑडियंस बदल रही थी और नई तरह की फिल्में देखना पसंद कर रही थी। शायद इसी वजह से ज्यादातर लोग उस समय फिल्म प्रेम ग्रंथ से उतना रेजोनेट नहीं कर पाए थे। इसके अलावा ऋषि कपूर भी अपने करियर में लीड एक्टर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर ही थे, जहां उनका चेहरा और उनका बड़ा हुआ पेट चीख चीख कर उनकी ज्यादा उम्र बता रहा था और माधुरी दीक्षित के साथ में वाकई में उस समय उनकी जोड़ी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी।
लेकिन वहीं अगर उनकी जगह पर माधुरी दीक्षित के अपोजिट किसी नए उम्र के एक्टर को लिया जाता तो शायद ये फिल्म चल भी जाती। उस समय फिल्म प्रेम ग्रंथ को लगभग 210 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 79 लाख लोग आए थे। और 1996 में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 17वें नंबर पर रही थी। 1996 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी राजा हिंदुस्तानी, दूसरे नंबर पर थी अग्नि साक्षी, तीसरे नंबर पर थी जीत, चौथे नंबर पर थी घातक और 5वें नंबर पर थी खिलाड़ियों का खिलाड़ी। फिल्म प्रेम ग्रंथ को IMDb पर 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली प्रेम ग्रंथ नाम की इस फिल्म को पहले 1996 में नहीं बल्कि 1983 और 84 में बनाने का प्लान किया जा रहा था। उस समय 1983 तक राज कपूर साहब के दोनों बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर बॉलीवुड में एस्टेब्लिश हो चुके थे और राज कपूर के सबसे छोटे और लाड़ले बेटे राजीव कपूर अपना करियर स्टार्ट कर ही रहे थे। और उस समय राजीव कपूर ने 1983 में आई फिल्म एक जान है हम से अपना डेब्यू किया था। हालांकि उनकी यह डेब्यू फिल्म कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। एक्चुअली उस समय राजीव कपूर का इंटरेस्ट फिल्मों में एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन में भी था और वो अपने पिता की कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी कर चुके थे। उसी समय 1983 में सुभाष घई की जैकी श्रॉफ स्टारर फिल्म रिलीज हुई थी हीरो। उस समय फिल्म हीरो का एक गाना काफी पॉपुलर हुआ था। गाना कुछ ऐसा था, तू मेरा जानू है। इस गाने में आगे एक लाइन थी, मगर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। उस समय जब राजीव कपूर ने इस गाने को सुना तो इस गाने में उन्हें प्रेम ग्रंथ जो शब्द है वो बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने डिसाइड किया कि प्रेम ग्रंथ नाम से वो एक फिल्म बनाएंगे और तुरंत उन्होंने प्रेम ग्रंथ के नाम से एक टाइटल भी रजिस्टर करवा लिया था। उस समय राजीव कपूर का प्लान ये था कि वो इसमें लीड एक्टर के तौर पर भी नजर आएंगे और इसका डायरेक्शन भी करेंगे। उस समय फिल्म को लेकर सारी तैयारियां हो गई थीं और इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिव्या राणा को साइन भी किया गया था, जो उस समय हमें ज्यादातर राजीव कपूर की फिल्मों में ही नजर आ रही थीं, जिनमें एक जान है हम, आसमान और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्में हैं। उस समय इसमें म्यूजिक कंपोजर के तौर पर राजीव कपूर के बहुत अच्छे दोस्त अनु मलिक को भी साइन किया गया, जिन्होंने फिल्म के लिए 2 से 3 गाने उस समय कंपोज भी किए थे। एक्चुअली उस समय राजीव कपूर जो फिल्म बना रहे थे उसका नाम तो प्रेम ग्रंथ था, लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। हालांकि ये फिल्म स्टार्ट होने के पहले इसकी स्टार कास्ट में भी कई बार बदलाव होता रहा। जैसे आगे चलकर इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिव्या राणा की जगह पर मीनाक्षी शेषाद्री और डिम्पल कपाड़िया का नाम भी जुड़ा। एक्चुअली उस समय राज कपूर के RK फिल्म्स के बैनर के अलावा उनके एक और नए बैनर RK चैंपियन फिल्म्स के बैनर तले इसका अनाउंसमेंट भी किया गया था, लेकिन उस समय ये फिल्म किसी रीजन की वजह से डिले हो गई और आगे चलकर इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर पद्मिनी कोल्हापुरी का भी नाम शामिल हुआ। राजीव कपूर उस समय अपनी इस फिल्म में बतौर एक्टर के तौर पर और डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस समय उनके पिता राज कपूर ने कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं राम तेरी गंगा मैली, जिसमें लीड एक्टर के तौर पर राजीव कपूर काम करेंगे और इसके बाद में राजीव कपूर अपनी फिल्म प्रेम ग्रंथ बनाएंगे। उस समय फिल्म राम तेरी गंगा मैली सुपर डुपर हिट रही और इसके बाद में राजीव कपूर को कई और फिल्में एक्टर के तौर पर मिलने लगीं, जिनमें राजीव कपूर काफी व्यस्त हो गए और उनकी फिल्म प्रेम ग्रंथ 7 से 8 सालों के लिए डिले हो गई। हालांकि एक्टर के तौर पर राजीव कपूर कुछ खास सफल नहीं रहे और आखिरी बार हमें 1989 और 90 में फिल्म नाग नागिन और जिम्मेदार जैसी फिल्मों में नजर आए थे और इसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो एक्टिंग नहीं करेंगे, वो राइटिंग और डायरेक्शन करेंगे। और 1989 और 90 के आसपास उन्होंने एक बार फिर से फिल्म प्रेम ग्रंथ के ऊपर काम करना शुरू किया और इस बार उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इसमें एक्टिंग नहीं करेंगे, वो इसका बस डायरेक्शन करेंगे। और लीड एक्टर के तौर पर इसमें पहले अनिल कपूर और ऋषि कपूर को साइन किया गया। एक्चुअली उस समय फिल्म की कहानी अलग थी और इसमें एक नहीं 2 हीरो नजर आने वाले थे, लेकिन इस समय तक राजीव कपूर ने फिल्म की कहानी में बदलाव करने का डिसाइड किया और 2 हीरो की जगह पर इसमें एक ही हीरो को रखा। और फिल्म प्रेम ग्रंथ की एक बेसिक कहानी का आइडिया उन्होंने लिया था थॉमस हार्डी के बहुत ही फेमस नोवेल टेस ऑफ द ड्यूबरविल्स से। इसकी थीम कुछ ऐसी थी जिसमें एक महिला का बलात्कार होता है और बाद में उसको समाज की कौन कौन सी गलत नीतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस इंग्लिश नोवेल की कहानी को हिंदी में अडेप्ट करके फिल्म प्रेम ग्रंथ बनी थी। इसमें माधुरी दीक्षित ने लीड रोल निभाया था। उनका बलात्कार होता है और दिखाया जाता है कि उन्हें समाज की कौन कौन सी गलत नीतियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि इस इंग्लिश नोवेल से इस कहानी का आइडिया लेकर बॉलीवुड में प्रेम ग्रंथ नाम की ये पहली फिल्म बनी थी। एक्चुअली इसके पहले भी समय समय पर बॉलीवुड में इस कहानी पर कई फिल्में बनी हैं, जैसे 1944 में बनी फिल्म मन की जीत और 1967 में धर्मेंद्र और नूतन के साथ में बनी फिल्म दुल्हन एक रात की। और आगे चलकर इसी कहानी के ऊपर 1996 में फिल्म बनी थी प्रेम ग्रंथ।
एक बार फिर से राज कपूर साहब की 1991 में फिल्म हैना के बाद में प्रेम ग्रंथ का जोर शोर से अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें अब लीड एक्टर के तौर पर राजीव कपूर ने इसमें संजय दत्त को अप्रोच किया था। हालांकि उस समय तो संजय दत्त ने इसमें काम करने के लिए अपनी हामी भर दी थी, लेकिन जब 1993 और 94 में ये फिल्म शूट होनी थी, उस समय मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस की वजह से जेल में अक्सर आना जाना लगा रहता था। हालांकि संजय दत्त इसमें काम करना चाहते थे और किसी भी तरह से उन्होंने इसके लिए अपनी डेट्स भी मैनेज कर ली थी। उस समय लीड एक्ट्रेस के तौर पर इसमें उनके अपोजिट माधुरी दीक्षित को ही साइन किया गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो संजय दत्त की डेट्स के साथ में अपनी डेट्स मैनेज नहीं कर पा रही थीं। तो हो ये रहा था कि कभी संजय दत्त की डेट्स मिलती तो माधुरी दीक्षित की नहीं मिलती, और जब माधुरी दीक्षित की डेट्स मिलती तो संजय दत्त अपनी डेट्स नहीं दे पाते। और आखिरकार संजय दत्त ने राजीव कपूर से कहा कि अगर उन्हें ये फिल्म बनानी है तो ये उनके बिना ही बनानी होगी। लेकिन इधर राजीव कपूर ने संजय दत्त की डेट्स को मैनेज करवाने के लिए माधुरी दीक्षित की जगह पर एक समय जूही चावला और नगमा को लेने का भी डिसाइड किया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी बात नहीं बन पाई और फाइनली राजीव कपूर ने इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर माधुरी दीक्षित को ही साइन किया, और लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने संजय दत्त की जगह पर अब अपने बड़े भाई ऋषि कपूर को साइन किया। लेकिन शायद फिल्म की कास्टिंग में ही यहाँ सबसे बड़ी गलती हो गई। एक्चुअली इसमें अनुपम खेर और रीमा लागू, जो ऋषि कपूर के माँ बाप बने हुए थे, वो उम्र में उनसे काफी छोटे थे। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो अनुपम खेर ऋषि कपूर से लगभग 3 साल छोटे थे, तो वहीं रियल लाइफ में तो रीमा लागू ऋषि कपूर से लगभग 6 साल छोटी थीं और फिल्म में उनकी माँ बनी हुई थीं। राजीव कपूर ने बहुत सारी चीजें फिल्म प्रेम ग्रंथ में अपने पिता राज कपूर की फिल्मों के जैसे ही रखने की कोशिश की। जैसे राज कपूर साहब की बहुत सारी फिल्में लिखने वाले राइटर जिनेंद्र जैन से उन्होंने ये कहानी लिखवाई। राज कपूर साहब की फिल्मों के जाने माने सिनेमेटोग्राफर जाल मिस्त्री को उन्होंने सिनेमेटोग्राफर के तौर पर साइन किया, जिन्होंने ही राज कपूर की 1949 में आई फिल्म बरसात की भी सिनेमेटोग्राफी की थी। इतना ही नहीं, राज कपूर साहब की बहुत सारी फिल्मों में सुपर डुपर हिट म्यूजिक कंपोज करने वाली जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी उन्होंने लिया, और ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के करियर के आखिरी फिल्मों में से एक रही। उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मनमोहन देसाई के बैनर तले बन रही फिल्म दीवाना मस्ताना के लिए भी म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, और मनोज कुमार साहब की भी एक फिल्म बन रही थी जय हिंद के नाम से, उसके लिए भी म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। और बस इन फिल्मों के बाद से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने किसी फिल्म के म्यूजिक एल्बम को कंपोज नहीं किया था। इतना ही नहीं, राज कपूर साहब की लगभग हर एक फिल्म में लता मंगेशकर का कोई ना कोई गाना जरूर रखा जाता था। तो इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए राजीव कपूर ने भी फिल्म प्रेम ग्रंथ में लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना रखा था। तो इतना सब करने के बाद में काफी बड़े पैमाने पर फिल्म को शूट करने का डिसाइड हुआ, जहां फिल्म के बहुत सारे सीन खुद राज कपूर के पुणे में स्थित लोनीवाला फार्म हाउस में शूट किए गए। इसके अलावा बहुत सारे सीन आर.के. स्टूडियो में, राजबाग में, कोल्हापुर में, कमलस्थान स्टूडियो में, फिल्म सिटी में और एसएल स्टूडियो के अलावा फिल्म के गाने साउथ अफ्रीका की लोकेशंस पर फिल्माए गए, जो गाने देखने में बहुत ही खूबसूरत थे। और इन गानों को शूट करने के लिए माधुरी दीक्षित और ऋषि कपूर के साथ में फिल्म में काम करने वाले कई क्रू मेंबर्स भी गए थे। एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माधुरी दीक्षित ने उस समय फिल्म प्रेम ग्रंथ में काम करने के लिए संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल को भी छोड़ दिया था, क्योंकि संजय लीला भंसाली उस समय बिल्कुल ही एक नए डायरेक्टर थे और माधुरी दीक्षित आर.के. फिल्म्स के बैनर तले फिल्म छोड़ना नहीं चाहती थीं। इस वजह से संजय लीला भंसाली ने खामोशी द म्यूजिकल मनीषा कोइराला के साथ में बनाई थी। एक्चुअली अनुपम खेर के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले राम तेरी गंगा मैली में अनुपम खेर को एक छोटे से रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय अनुपम खेर ने राम तेरी गंगा मैली में अपने छोटे से रोल को देखते हुए ये फिल्म छोड़ दी थी। लेकिन बाद में जब राम तेरी गंगा मैली ब्लॉकबस्टर हो गई तो अनुपम खेर को लगा कि उन्हें ये छोटा सा रोल भी कर लेना चाहिए था। और आगे चलकर जब अनुपम खेर को आर.के. फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म प्रेम ग्रंथ में ये रोल ऑफर हुआ तो वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ तक कि अनुपम खेर ने अपने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि ये उनके किसी सपने के पूरे होने जैसा है। इसके अलावा इसमें रूप सहाय, जो कि माधुरी दीक्षित का बलात्कार करता है, उसमें गोविंद नामदेव को साइन किया गया। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो इसके पहले आई फिल्म बैंडेड क्वीन में भी गोविंद नामदेव ऐसे ही एक बलात्कारी वाला रोल निभा चुके थे, और राजीव कपूर को उनकी यह परफॉर्मेंस काफी पसंद आई थी। इस वजह से उन्होंने इसके लिए उन्हें साइन किया था। और वाकई में फिल्म प्रेम ग्रंथ में अगर आप गोविंद नामदेव का काम देखेंगे तो उन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग की है। आगे चलकर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ में जब ये सीन शूट किया जाना था तब उस समय उन्हें भी ये लग रहा था कि पता नहीं ये सीन अच्छे से शूट हो पाएगा या नहीं। लेकिन उन्होंने बताया कि इस सीन के शुरू होने के पहले माधुरी दीक्षित ने उन्हें काफी मेंटली सपोर्ट किया और एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखते हुए इस बेहतरीन सीन को बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से शूट किया गया।
फाइनली ये फिल्म जब बनकर कंप्लीट हो गई और बिल्कुल रिलीज होने के लिए तैयार थी, और जब इसकी प्रीमियर डेट रखी गई थी, सेम उसी तारीख को बॉबी देओल की शादी होने वाली थी। इसको देखते हुए राजीव कपूर को लगा कि अगर बॉबी देओल की शादी उसी दिन होगी तो बॉलीवुड के बहुत सारे लोग उनके प्रीमियर में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसको लेकर खुद राजीव कपूर धर्मेंद्र से मिलने के लिए उनके घर गए थे और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बॉबी देओल की शादी की डेट या तो आगे बढ़ा दें या पीछे कर दें। और उनकी बात को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र ने बॉबी देओल की शादी की डेट कुछ दिन पहले रख ली थी। हालांकि फाइनली जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये देखने में थोड़ी आउटडेटेड लग रही थी और इसको काफी मिला जुला सा रिस्पॉन्स मिला था। और फिल्म के अच्छा प्रदर्शन ना करने को लेकर आगे चलकर जब ऋषि कपूर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी अच्छी थी, इसको शूट भी राजीव कपूर ने काफी बेहतरीन तरीके से किया है, लेकिन उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए शायद ऋषि कपूर परफेक्ट चॉइस नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र ढलती जा रही थी और पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, और फिल्म प्रेम ग्रंथ के फ्लॉप होने का पूरा ब्लेम ऋषि कपूर ने अपने ऊपर ले लिया था। हालांकि आगे चलकर ऋषि कपूर ने भी आर के फिल्म्स के बैनर तले 1999 में बतौर डायरेक्टर आ अब लौट चलें डायरेक्ट की थी, लेकिन उनके द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म भी कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। और फिल्म प्रेम ग्रंथ और आ अब लौट चलें, इन दोनों ही फिल्मों की एडिटिंग राजीव कपूर ने की थी। फिल्म प्रेम ग्रंथ के लिए क्लैप ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने दिया था। उस समय रणबीर कपूर की उम्र काफी कम थी और वो फिल्म के सेट पर अक्सर मौजूद रहते थे। आगे चलकर राजीव कपूर ने 2001 में आरती सब्बरवाल से शादी की, लेकिन 2003 में उनका डिवोर्स हो गया था। और अगर देखा जाए तो राजीव कपूर ने अपनी सारी जिंदगी लगभग अकेले ही गुजारी है। उनके भतीजे रणबीर कपूर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे और राजीव कपूर भी उन्हें कभी घड़ियां, कभी खिलौने और बहुत सारी चीजें अक्सर देते ही रहते थे। फाइनली 2021 में राजीव कपूर की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी और 1999 में आई ऋषि कपूर डायरेक्टेड फिल्म आ अब लौट चलें आर के फिल्म्स के बैनर तले बनी आखिरी फिल्म थी। और फाइनली 2018 में आर के स्टूडियो को गोदरेज प्रॉपर्टीज ने खरीद लिया था और उसकी जगह पर एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का डिसाइड किया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म प्रेम ग्रंथ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म ठीक ठाक ही लगी थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।